अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त शदीद इक़्तिसादी बहरान का शिकार है। डॉलर है नहीं है, महंगाई बेपनाह है, रिकॉर्ड है। मतलब 70 के बाद 50 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जितनी इस वक्त हम भुगत रहे हैं। और डॉलर रिजर्व्स जो हैं पाकिस्तान के 9 साल की कम तरीन शरह के ऊपर है। एक महीने की इम्पोर्ट भी हम नहीं कर सकते, इतने पैसे नहीं हैं। ऑयल इम्पोर्ट के ऊपर सवाल उठे हैं कि क्या ऑयल इम्पोर्ट का हम बिल पे कर सकते हैं। जो इसेंशियल मेडिसिन हैं वो इस वक्त मार्केट में शॉर्ट हैं। इसलिए शॉर्ट है कि उनके रॉ मटेरियल्स वक्त पे इंपोर्ट नहीं हो रहे। गाड़ियाँ बनाने वाले अपने कारखाने बंद कर रहे हैं। तो ऐसे में जो अवलीन तरजीह होनी चाहिए थी वो तो ये होनी चाहिए थी कि इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए सुबह शाम काम हो रहा होता, किसी और की तरफ तवज्जो ही ना होती। जो प्रोग्राम हमने लेंडर्स के साथ इत्तफाक़ राय से तय किए थे, हुकूमत ने उन लेंडर्स के साथ जो रिफॉर्म्स एग्री की थी उसके ऊपर काम करते ताकि हमारे पास डॉलर इनफ्लो शुरू होता और इकॉनमी संभलने का काम जो है उसका आगाज़ हो जाता। लेकिन आज एक खबर ये छपी कि वर्ल्ड बैंक ने 1.1 अरब डॉलर के 2 हमें कर्ज़े देने थे, वो मौखर कर दिए, अगले महीने तक, अगले साल के शुरू तक ले गए। जून के बाद किसी वक्त भी, जो जुलाई अगस्त सितंबर वाली तिमाही है इसके अंदर किसी वक्त देंगे, क्योंकि रिफॉर्म का जो काम अभी हमने शुरू करना था वो कर नहीं पाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का प्रोग्राम डिले हो रहा है। उसके डिले होने की 2-3 वजूहत हैं। एक, वो कहते हैं कि अपना एक्सचेंज रेट जो इंटर बैंक में हमने उसको 229 या 228 पे रखा हुआ है, मार्केट के अंदर 260-65 क्या है, इसको मार्केट बेस ना है। मार्केट बेस करेंगे तो 250 के करीब रेट चला जाएगा। हुकूमत उसको रोक के बैठी हुई है। रिजर्व नहीं है लेकिन उसको रोक के बैठी हुई है। इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्स बढ़ाना है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज़ के अंदर शॉर्टेजेस है, वो रिफॉर्म करनी है। या वहाँ पेट्रोलियम से लगा लें, नहीं तो और सेक्टर ढूंढें। रियल एस्टेट सेक्टर है, बड़ी कमाई है आज का, रियल एस्टेट सेक्टर में लगाना चाहिए। हुकूमत उसको भी हाथ नहीं डालती। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की जहाँ हम स्टैंड करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हुई, KP असम्बली गुज़श्ता रोज़ डिज़ोल्व की गई, कौमी असम्बली से 35 इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर किए गए और इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। उनसे पूछें कि आपके पास रिफॉर्म प्रोग्राम कौन सा है जिसके तहत आप इकॉनमी को ठीक करेंगे, ये इसका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये 2 महीने और रह गए तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इनसे पूछें कि आप क्यों आए थे भैया, ये इतने बुरे हालात थे। वो कहते हैं पिछले वाले करके गए, तो आप क्यों आए थे भैया जी, आपने तो ठीक करना था ना, इकॉनमी ठीक करें। वो कहते हैं हमें विरसे में मिली, अब हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जस्टिफिकेशन ही नहीं होगी अगर वो रिफॉर्म प्रोग्राम ना लें PDM वालों की। इनका बुनियादी तौर पर रहने का जवाज़ उस दिन ख़त्म हो जाता है, सिफर हो जाता है। अगर नो कॉन्फिडेंस की थी तो इसलिए की थी कि पाकिस्तान इक़्तिसादी बहरान में घिरा हुआ है और मुश्किल फ़ैसले लेने वो हम करेंगे, पाकिस्तान बचाने के लिए ये दावा था। फिर पाकिस्तान बचाने के लिए जो इक़दाम करने हैं वो अगर आप 6 महीने ताख़ीर से करेंगे तो पाकिस्तान नीचे डूबता जा रहा है। लोग आटा लेने जाएं और उनके पास जेब में पैसे ना हो तो बड़ी मुश्किल होती है। दवाई लेने जाएं और पैसे भी दे रहे हो और दवाई ना हो तो फिर भी बड़ी मुश्किल होती है। और ये दोनों सूरतें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इससे निकलने का हल नहीं है। इमरान खान अपनी मौज में है, वो कहते हैं मेरी हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान बचेगा, नहीं तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। आज भी उन्हें अप्रैल के महीने के अंदर इंतखाबात नज़र आ रहे हैं, दिखाइएगा जो उनका स्टेटमेंट। दूसरा, नए आर्मी चीफ के हवाले से इनका एक स्टेटमेंट है और वो भी मैं सुनाना चाहूँगा, फिर सवाल जो आप शुरू करते हैं दिखाइएगा। वो कहते हैं जी नए आर्मी चीफ से हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं है। PTI कौमी जो 35 इस्तीफ़े हो चुके हैं उसके बावजूद वापस जाने की तैयारी कर रही है और उनकी कोशिश ये है कि लीडर ऑफ़ द अपोजिशन का ओहदा हमें मिल जाए ताकि हम आइंदा जो केयर टेकर सेटअप बनना है उसके अंदर अपना रोल और अपना वज़न डाल सकें। लेकिन इसके ऊपर अभी कुछ सवालात मौजूद हैं कि क्या PDM इनके बाकी 70 लोगों को असम्बली में वापस आने का रास्ता देगी या उसमें से मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे। हमारे साथी हैं एक टिका, उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले असद उमर से भी ये सवाल किया तो असद उमर ने तस्दीक की है कि हाँ हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं और जल्द इस अमल का आगाज़ किया जाएगा। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ सलवाडा साहब हैं, सीनियर सियासतदान है, और मौला बख्श चांडियो साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसके अलावा वी एक्सपेक्ट कि हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ होंगे जमात इस्लामी से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान की इक़्तिसादी मुश्किलें देखूँ तो मुझे लगता है कि सबको बशमूल मेरे सिर्फ उसी जगह पर रखनी चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े पोलिटिकल लीडर्स हैं वो या हुकूमत गिराने या बनाने के अलावा कुछ बात ही नहीं करते। किधर जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हम कंसंट्रेट करें कि लाइफ सेविंग ड्रग्स भी मौजूद नहीं हैं और हस्पतालों में लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं इंपोर्ट की वजह से। और ये एसेंशियल चीज़ें हैं, खाने की किल्लत है, रोटी की कीमतें हैं, पेट्रोलियम मशरूबात हैं या पेट्रोलियम की चीज़ें हैं, पेट्रोल से रिलेटेड। ओवरऑल बाय एंड लार्ज तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। और मैं जैसा आपके बाकी प्रोग्राम्स में भी कहता रहा हूँ कि PDM का बोझ तो पाकिस्तान नहीं उठा सकती। मतलब तबाहकुन दौर से हम गुजर रहे हैं और तबाही की तरफ दलदल में घुसते चले जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि दूसरी तरफ अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनके पास भी
इमरान खान साहब की शख्सियत के अलावा ना कुछ दिखाने को है ना कुछ बेचने को है। इमरान खान कदगावर लीडर हैं, ना प्रोग्राम है, पॉपुलैरिटी ना है, रिफॉर्म एजेंडा है, सिर्फ दोनों हुकूमत टीमों मांगते को हैं। मैं आपके पिछले शो पे भी कह के गया था कि दोनों पार्टियों की टीमों को आप बिठा दें तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा कौम को कि हम कहाँ खड़े हैं। मतलब अगर आप पीडीएम की बात करें, ओवरऑल सारी पार्टियों को मिलकर बात करें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हम तबाही की तरफ नहीं जा रहे और ये बोझ हम उठा नहीं पा रहे और ये हम धंसते चले जाएंगे और ऐसी जगह पर जाके गिरेंगे जहाँ से हम उठ नहीं सकेंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब की शख्सियत को हटा दें एज ए लीडर, कि वो एक बड़े लीडर हैं, पॉपुलर भी हैं, विजनरी भी हैं, लेकिन उनके पास भी टीम, अगर इन सारों की नालायक टीम को मिलाएं तो उनके पास भी उतनी ही बड़ी नालायक टीम है। तो अगर आप दोनों को बिठवाएं पाकिस्तानी कौम के आगे, तब कौम डिसाइड करे कि क्या होना है। या इमरान खान साहब आके अपना प्रोग्राम दे दें कि मेरा ये बंदा ये काम कर सकता है, उसको असेस कर लें। मैं तो नहीं समझता। नहीं, इमरान के पास कोई रिफॉर्म स्ट्रेटजी नहीं है। उन्होंने पिछली दफ़ा भी लोगों को बेचा था वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर वाला। इस तरह के सुहाने ख्वाब दिखाना आसान होता है, जब आप हुकूमत में बैठे हो, आप कर को दिखाना हो तो पता चलता है कि आपने किया क्या। चांडियो साहब, ये सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। आप सियासी लोग हैं, आपने दोबारा इंतखाबी अमल से गुजरना है। बहुत मुश्किल में लोग, रोटी 2 वक्त की लेना मुमकिन नहीं है, दुआ लेना मुमकिन नहीं है, दस्तयाब भी नहीं है। कैसे इस तरह पाकिस्तान चलेगा? बिल्कुल ही कोई पागलपन्ने के दौरे में कोई आदमी हो और तो वो मौजूदा हालात से मुतमिन हो सकता है। बाकी थोड़ा भी सोचने समझने वाला होगा या अपना लोगों का एहसास रखने वाला होगा तो वो इन हालात में मुतमिन नहीं हो सकता। करें क्या, असल बात ये है, कैसे हो उस पर आना चाहिए, उस पर पूरी क़यादत बैठे बातचीत करें। मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन बात तय है कि ये हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं, लोग मुतमिन नहीं हैं। हुकूमत हमारी, ज़ाहिर है मेरी पार्टी भी उसमें शामिल है, हमारी हुकूमत कोशिशें कर रही है, लेकिन जो कोशिशों का नतीजा देखना चाहिए और जितना वक्त लेना चाहिए उसके लिए लोग मुतमिन अभी नहीं हैं। और खान साहब की तो बात अलग है। उन्होंने कहा है वालदा साहब ने कि वो बड़े नज़र दूर अंदेश हैं और पेशन गोइयाँ उनकी बड़ी। अभी भी खान साहब भी कहते मेरी पेशन गोई है। आपकी कौन सी पेशन गोई दुरुस्त हुई हो जब पेशन गोई करने चले हो? आपने अपने मुतालिक जो पेशन गोई वो पूरी नहीं की। आपने कहा गवर्नर हाउस की दीवारें गिराएंगे। कौन से गवर्नर हाउस की दीवार आपने गिराई? आपने कहा प्राइम मिनिस्टर हाउस में इदारा खुलना थी। कौन प्राइम मिनिस्टर हाउस में कौन सा इदारा खुला हुआ है? आपने कहा है यतीम खाने वाले खाना खिलाएंगे लोगों को। कौन से आपने ये लंगर चलाकर पाकिस्तान की भूख मिटाई है? आपने कहा ये भैंसे बेच के मुआशी लिहाज से बड़े बन जाएंगे, गाड़ियाँ बेच के। कहाँ है मैशत पाकिस्तान की? और मैशत का बेड़ा गर्क आपके आगाज़ से ही है, लेकिन आपके उरूज पर है, क्योंकि आप लाख जान छुड़ाए। आपके ज़माने के चंद बुजुर्ग के अब भी बयान निकलवा के बोले हैं तो वो कहते हैं हमारी हुकूमत का बेड़ा गर्क महंगाई कर रही है। महंगाई तो थी, अब इनको ये भी दुरुस्त विरसे में मिली है। और मलिक साहब भी ठीक कह रहे हैं, अगर विरसे में तो फिर ली क्यों थी? अब ली इसलिए कि ये समझते हैं कि हम सब मोहब्बे वतन लोग हैं। ये मुश्किल वक्त देखकर भी इंशाअल्लाह, इसको मेरा भी अपना ख्याल है, एक महाज है जैसे खारजा वाला महाज है जो मेरे कायद के हाथ में है, जो वो काम उस पर कर रहे हैं, एक बेहतर सूरत निकल गई है। और शहबाज शरीफ के लिए हम सुनते हैं कि माशी लिहाज से उसका जहन और उसकी पॉलिसी अच्छी होगी। अब लेकिन अब कौम इंतज़ार कर रही है, एक मुसीबत से गुजर रही है। लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी, मैं आपकी से मतलब हमारी क़यादत को जिस अंदाज से सोचना चाहिए, जिस अंदाज से मसालों को लेना चाहिए, उस अंदाज से ले रहे हैं। फैसल वाडा साहब, आप गुज़श्ता प्रोग्राम में आए थे तो आपका कहना था कि परवेज़ लाई को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा और लेंगे भी नहीं। बड़े कॉन्फिडेंट थे। आपने यहाँ प्रोग्राम में कहा था ब्रेकिंग न्यूज़ चला दो, फिर परवेज़ लाई को उसी रात 12 बजे के करीब बंदे भी पूरे हो गए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिल गया। तो क्या हुआ? कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई राय बदलनी, कि उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई? क्या हुआ? एक बंदा रोकना था, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। देखिए नदीम मलिक साहब, एक तो ये कि देखिए एनालिसिस जो होता है, अगर 10 में से 8 ठीक हो, 2 गलत भी हो सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन अगर आप इसको दूसरे पराये में देखें तो उस पराये में आपको नज़र आएगा ये तो एक हनी ट्रैप हो गया और इमरान खान साहब ने एक काम ठीक किया और उसके बाद फिर अपने पैर पर फिर कुल्हाड़ी मार दी सियासी तौर पर कि आपने असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दी। आपने असेंबलियाँ डिज़ोल्व किया, आप पंजाब से निकल गए, आपने एक फ्री रन दे दिया पंजाब के अंदर। अब पंजाब के अंदर जितना भी बुजदार दौर से लेकर आज के दिन तक हुआ है वो सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो तो बाहर आ जाती हैं। आपने दूसरी गलती ये की कि आपने केपी को उड़ा दी। ठीक है, आप उधर सूबे से भी निकल गए। आपने जाने की बात की, वहाँ 35 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गए।
ये सब कियोस जो है उसके अंदर पाकिस्तान के गरीब का दर्द कहाँ है? ये रोज़ गेम हो रही है। वो 35 सीटों पे इमरान खान साहब खड़े हो रहे हैं, वो 35 की जगह 40 सीटें जीत जाएंगे, ठीक है जी, 35 में से 35 नहीं 40 सीटें जीत जाएंगे। उससे एक आम आदमी को रोटी कैसे मिलेगी? गाली देने से आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर कैसे होगी? इमरान खान साहब जिस जगह पे खड़े थे, अल्लाह ताला ने जिस मुकाम पहुँचाया था, वो यहाँ खड़े होकर पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत कुछ बेहतरियाँ कर सकते थे, ठीक है। ये चोर हैं पीडीएम वाले चोर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या इमरान खान साहब के नीचे टीम बहुत अच्छी है? क्या इमरान खान साहब के नीचे चोरियां नहीं हुई? क्या इमरान खान साहब के नीचे मदीना की रियासत में पंजाब में 3000 रुपए की चोरी नहीं हुई? तो ये हुई ना, इसका भी जवाब दे, उनको जवाब देना पड़ेगा। छीनने की कोशिश कर रहे हैं वापस। उनका ख्याल ये है कि जनरल बाजवा ने उनकी गिराई, आज भी उन्होंने कहा तो वो छीन रहे हैं। वो पाकिस्तान को क्या होता है बाद में सोचेंगे, पहले वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, पाकिस्तान तभी बचेगा अगर मैं लीडर हूँ। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारी गलती ये है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टीज के अंदर एक डेमोक्रेसी ऐसा सच है नहीं। आप आवाज़ नहीं उठा सकते, आप आवाज़ उठाएंगे आप साइड लाइन हो जाएंगे, निकाले जाएंगे। और हमारी पार्टियों के अंदर शख्सी लोगों की पॉसिबिलिटीज़ होगी जिसमें मुल्क को कोई नहीं देख रहा, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं मुल्क के अंदर, कोई किसी गरीब को कपड़ा देने को तैयार नहीं, किसी के रोने पे जाने को तैयार नहीं, किसी को रोटी देने को तैयार नहीं, किसी को तेल, किसी का स्कूल, किसी का अस्पताल, किसी को दवाई, कुछ भी, सब ड्रामेबाजी, सब के सब अब पावर गेम की स्ट्रगल में। अब आप देखें वहाँ नून लीग का क्या हाल हुआ है, ये सब कुछ क्यों हुआ है? ये जो नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन, असल में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का झगड़ा हो गया है नून लीग के अंदर, उनके साथ 4-5 लोग हैं। उस 4-5 लोगों में शाहिद खाकान अब्बासी साहब बहुत जल्द, पहाड़ी आदमी हैं, गैरतमंद आदमी है, वो बहुत जल्द रिज़ाइन भी कर देंगे, ठीक है जी। कौमी असेंबली से रिजाइन कर देंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब पार्टी से रिज़ाइन करते हैं, कौमी असेंबली से रिज़ाइन जरूर करेंगे वो, ठीक है जी। चलाइए जी, खबर चलाइए। अब उस सूरत के अंदर उनको जड़ से काट दिया क्योंकि उन्होंने एक क्यों झगड़ा हुआ है जी उनका शाहिद खान का? वजूहत स्टार्ट तो हुआ है डार और इसाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर, बट वो फिर कहीं से कहीं चला गया। फिर उधर भी उनके अंदर भी एक एम्बिशन जाग गया, जो हमारी पार्टी में कई सांपों का एम्बिशन था, और मैं कीड़ों का आपके आवाज़ कहता रहा। उस एम्बिशन को लीडर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। लीडर अपना कैमरा किसी को देने को तैयार नहीं है कि उनको कोई दिखा दे, लीडर अपने से आगे किसी अक्लमंद को जाने को तैयार नहीं, लीडर कोई सीढ़ी नहीं है, लीडर का बच्चा आगे आएगा, लीडर के बच्चे का बच्चा आएगा। शाहिद खान ने अगर क्वेश्चन करना शुरू किया है तो उससे शहबाज शरीफ थ्रेटन हो गए। नहीं, फिर उन्होंने ख्वाहिश भी जाहिर की ना, उन्होंने कुछ मुतल्लिका हलकों में अपनी रिज्यूमे भी दे दी, ठीक है, वो भी बात खुल गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस पार्टी के अंदर सिर्फ लीडर का बच्चा अक्लमंद हो या गधा हो वही बनेगा, उसकी फिर आगे औलाद आएगी, उसकी औलाद आएगी। ये पाकिस्तान जो है एक लेकिन नून लीग ने तो इसका मजा भुगत लिया। पंजाब में हमजा को लगाया था, बहुत मारपीट है, उसकी सजा मिली है इन्हें। नहीं, लेकिन देखिए वहाँ से कुछ सिस्टम तो चाहिए हुआ ना। तो अब ये जो इधर खाकान अब्बासी साहब ने सर उठाने की कोशिश की, उसका सर काट दिया गया, ठीक है। बाकी तो ऐसी एज में कि वो जलील होकर निकलना नहीं चाहते, बाकी जिनकी चलती थी वो भी चुप हो गए, उन्होंने कहा हम भी मारे जाएंगे। ये जब तक आप अपने लीडर को सही डायरेक्शन ना दिखाएं और उसको सीधे रास्ते पे ना लाएं, पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। तो फिर ये पार्टियां इसी तरह ही चलेंगी, पीडीएम ऐसे ही चलेगी? सर पीडीएम भी ऐसी चलेगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसी। अभी आप देखिए, मैं आपके शो में कीड़ों का जिक्र करता था, कराची में क्या हाल हुआ पीटीआई का, सिंध में क्या हाल हुआ, वाइप ऑफ हो गई। क्यों वाइप ऑफ हुई? इसलिए नहीं हुई कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं थी, इमरान खान का वोट था। क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक कीड़े, दो कीड़े और एक सांप ने मिलकर कराची को, मैं नहीं कह सकता, ये कह सकते अपनी पार्टी को, कराची को अपने फेवरेट्स पे दे दिया। अब जो एक जेन्युइन वर्कर है, जो इलाके का करता धरता है, उसको नजरअंदाज करके अपने फेवरेट, जो एमएनए का इलेक्शन भी हारे, जो एमपी का इलेक्शन भी हारे, जो पिछले कंटोनमेंट के इलेक्शन भी हारे, उनको फिर आपने कुर्सियां दे दी। तो जब कुर्सियां आप उनको देंगे अपने फेवरेट को अपनी चमचागिरी के लिए, लोकल सतह की सदारत के ऊपर, अब ये दो कीड़े और एक सांप ने मिलकर पूरा कराची और सिंध बिठा दिया। हम तो पिछले खान साहब के होते हुए भी चीख रहे थे, खान साहब के निकलने के बाद भी चीख रहे थे। जो गुज़श्ता लोकल बॉडीज इलेक्शन थे, वहाँ पे भी जो लोग आपके इस वक्त बहुत बड़े लीडर हैं ना, जो किसी के साथ बैठ ही नहीं सकते, इतने बड़े लीडर हैं, कुर्सी पे भी पूरे नहीं आते, वो भी बलजाती इलेक्शन हार गए थे, महल्ले से वोट नहीं था मिला। इस दफ़ा भी आपका वो खुर्रम शेरजमान भी हार गया है, दूसरे आपके बड़े बड़े लीडर भी महल्ले से जो नुमाइंदे खड़े थे यूनियन काउंसिल के हार गए। ये आपकी पार्टी की सूरत हाल है। इमरान की पॉपुलैरिटी यहाँ पर है, लेकिन वो महल्ले का इलेक्शन नहीं जीत सकते। खुर्रम की बात करें, इन द गेम कोई रेलेवेंसी नहीं उसकी, कहाँ से आया, क्या है, कुछ पता है नहीं होता पता, ठीक है। अब वो अपने घर की कुर्सी हार गया है, अपनी गली की कुर्सी हार गया है। बाकी भी आपके लीडर अपने महल्ले से हार गए हैं, नुमाइंदे खड़े की वजह हार गए। मुझे पता है, लेकिन क्या मसला था? ये दो कीड़े, एक उसमें से इमरान खान साहब की चाइनीज क्वालिटी, वो भी 3rd क्लास, ठीक है, और एक है जो इलेक्शन लड़ते इस्लामाबाद में, बाप बने वो कराची के। इन 3 आदमियों ने मिलकर पूरा सिंध उड़ा दिया है। हम खान साहब को बोलते रहे,
चाइनीज इमरान खान कौन है ये बता दें। मैंने एक खबर चलाई कि चाइनीज इमरान खान कराची का लग रहा है। चाइनीज इमरान खान और चाइनीज भी थर्ड क्लास क्वालिटी पूरा है कौन है जरा बता दें। वो मुझे नहीं, आवाम को पता होता है। अब तो पता चांडी साहब आप बताएंगे किसको कह रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान हटाने के लिए कि आप अपनी नायल नकारा निकम्मी सियासत से आपने इमरान खान साहब को कराची में रुसवा कराया है, आपने क्या करना शुरू कर दिया, गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया। आज आप लड़ गए, आपकी पार्टी का भी सर बदमाशी का स्टाइल खत्म नहीं हुआ। वो अगर अपनी नायली छुपा रहे हैं तो आप भी मार धाड़ के ऊपर आ गए। अगर कौन सी बदमाशी आज आप लोग कराची में की ना एक दूसरे को मार रहे हैं, सर छोड़ें, मार धाड़ का फायदा क्या है चांडी साहब। अच्छा, चाइना का इमरान खान, इन्होंने कहा उसे चाइना का इमरान, चाइना की थर्ड क्लास, चाइना की भी अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन आप मिला तो इमरान का नाम के साथ ही नहीं, वो इस पे भी इमरान खान तो बड़े आदमी है ना सर, इमरान खान का भी कॉपी सब कुछ करना चाहते हैं सर। डांट से बचने के लिए पीपल्स पार्टी को भी जोड़ रहे हैं। नहीं, मैंने तो चाहती आप लड़ने वाले आदमी नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आज उन्होंने अपनी कुछ लोगों ने अपनी नायली छुपाने के लिए, इलेक्शन से डाइवर्ट करने के लिए हल्ला बोला। उस हल्ले के अंदर पीपल्स पार्टी को भी गुंडागर्दी करने की कोई सेंस नहीं थी। अगर हम यही तमाशा दिखा रहे हैं कि आपके अंदर बर्दाश्त नहीं हो, मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं, देखिए चांडी साहब आप मेरे बड़े हैं, जब मैं पीटीआई में भी था, वजीर भी था, तब भी मैं आपको अपने बड़े की तरह ही ट्रीट करता था। आप इस बात को इंडोर्स करेंगे क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं। अगर कोई लाइन से क्रॉस भी करता था आप कहते थे बेटा इस तरह ना करो। तो बहुत कुछ काम करवाता है। चांडिया साहब आप बताएं, इन्होंने कहा चाइना के इमरान खान ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं, चाइना के नहीं, अकेला उसका नहीं है। अच्छा, देखिए कीड़ों के साथ सांप भी शामिल, और एक कीड़े को ना ले सर, बाकी कीड़ों को नहीं। ये अब यही बता सकते हैं खान साहब के इर्द गिर्द सारी। आप बताइए क्या हुआ। मुझे नहीं, मैं ऐसे अल्फाज में रहा नहीं हूँ खान साहब के साथ, तो ऐसे अल्फाज में खान साहब के लिए इस्तेमाल कर। खान साहब के लिए किसने की है सर, कैसी बातें कर रहे हैं खान साहब के लिए? अच्छा वाला मैंने कहा तो आपने तरदीद तो कर दी ना। नहीं, मैं तो कभी खान साहब को ऐसी बात कर ही नहीं सकता, मेरा लीडर है सर, मैं नहीं उस पार्टी में हूँ तब भी मैं उनको अपना लीडर ही मानता हूँ। बहरहाल कराची में क्या हुआ पीटीआई के साथ, देखिए जमात डिड वेरी वेल, पीटीआई ने अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पीटीआई नीचे चली गई। पीटीआई थी ही नहीं वहाँ, थी ही नहीं। पीटीआई जो हम लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उनको कोई किसी को कम ज़्यादा नहीं समझता, वो थे ही नहीं, वो सियासी लोग है ही नहीं, वो कभी नहीं थे। ये मैं इनके सामने कह रहा हूँ, ये अचानक आए हैं। जैसे खान साहब अचानक आए, चलो खान साहब का तो कोई बैकग्राउंड था क्रिकेट का, इनका क्या है। ये सिंध असेंबली में गालियाँ दे रहे हैं हुकूमत को, ये है क्या। उनमें से एक तो हमारे साथ एडवाइज़र था, मारा फिरता था फंड्स के लिए, अभी वो शेर बन गया है क्योंकि कुछ है नहीं। हमारे सिंध में बड़ी अच्छी कहावत है, जहाँ दरख्त नहीं होता है वहाँ एक तरह सा पौधा है कांडेरा, वो भी दरख्त कहलाता है। ये भी दरख्त बन गए, वरना उनकी कोई वक़्त नहीं। सिंध में और जगह कहाँ है पीटीआई, बताएं कहाँ है। जो बड़े बड़े नाम थे वो छोड़ गए, उनको जो आश्रय दिए गए, उनको जो बताया गया वो नहीं रहे। वो तो जहाँ जिस कुव्वत के साथ होते हैं कहा जनाब आप हुकूमत को छोड़ गए, बेवफा पार्ट कहा नहीं हम बेवफा नहीं है, हुकूमत बेवफाई वो दूसरी जगह चली गई है। लेकिन तो दो हमारे पास सूरत हाल है ना सर, देखें पहले लोकल बॉडीज़ हुई, वहाँ पे भी पीटीआई हार गई, फिर अब लोकल बॉडीज हुई, फिर पीटीआई हार गई। लेकिन कौमी असम्बली का 18 में इलेक्शन हुआ तो 14 कौमी असम्बली की 22 बाई की सीटें जीत ली, कराची पूरा जीत के ले गए। नहीं, कराची की बात और थी उस ज़माने में, जो उनको छतरी हासिल थी उसका असर सुख था, वो लोग गए थे, उनके अलावा नहीं होगा। और ये सीटें एमक्यूएम की थी, एमक्यूएम की हैं। आने वाले दिनों में एमक्यूएम की रहती है नहीं रहती मुझे नहीं पता, लेकिन एमक्यूएम की मौजूदगी में ये कब आए, कब जीते, कब उनका नाम सुना गया। मैं अभी नाम नहीं लेता हूँ, बड़े बड़े मोहतरम नाम चल रहे हैं, कौन जानता है। एमक्यूएम की सीटें थी, अब एमक्यूएम की अपनी नाहली, ग्रुप बंदी, जो भी कुछ कहे मैं उनको फॉरएवर तो किसी के नाम पे नहीं होती। जमात इस्लामी भी जीती थी, फिर एमक्यूएम जीतने लगी, पीपल्स पार्टी भी सीटें ज़्यादा निकाल लेती। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये आज जमात इस्लामी की और बात है। जमात इस्लामी अच्छी पार्टी है, लेकिन वो इंतखाबी पार्टी नहीं, वो असेंबलियों की पार्टी नहीं है, वो लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं है। इनकी में सत्तार अफगानी साहब गुजरे हैं और हमारे बड़े अच्छे नेमतुल्लाह साहब गुजरे हैं, बड़े अच्छे नाम हुए हैं इनमें। लेकिन ये जो अब कर रहे हैं ये तो कोई पसंदीदा अमल नहीं है। हम कह रहे हैं आप ऐसा ना करो, आप मैंडेट के खिलाफ जाएंगे तो आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा। आपको मैंडेट मिला है वो असली है, हम जो अपने रिवायती असली बुनियादी हलकों से जीते हैं, हमारा मैंडेट जाली है। आप हमारे मैंडेट को नहीं मानेंगे, हम आपको मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम कर, हाँ अचंभे की बात नहीं है पीपल्स पार्टी का कराची में जीतना। वो एमएनए होते रहे कराची से, एमपी होते रहे मुद्दतों से। आप कब बने हैं, आप कब असेंबली में थे,
मैं जवाब ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस पे बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। फैसल साहब, इन्होंने कराची की एक बाकायदा नक्शाकशी की है और इलेक्शंस भी ज़्यादा दूर नज़र नहीं आते हमें। क्या सूरत हाल आपको क्या नज़र आती है? देखिए, अगर आप करंट ये जो असम्बलियाँ टूट गई दो, मरकज़ में 35 इस्तीफे कबूल हो गए, बाकियों को भी पता नहीं 70 अंदर कबूल होते हैं या इस्तीफे ही मान लेते हैं उनके। देखिए नदीम मलिक साहब, इस मुल्क में ना बड़ा आइन कानून की पासदारी जब करने पे आ जाए ना तो बहुत कुछ आइन कानून के तहत चलता है, नहीं चलने पे तो कुछ भी नहीं चलता। इलेक्शन तो, कब नजर आते हैं? तो मुझे तो मैं उम्मीद करता हूँ टाइम पे हो जाए, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि टाइम पे नहीं होंगे। मैं आपको अक्टूबर में भी नजर नहीं आते हालात के साथ में मुझे? देखिए सर, जब आप फिर क्या होगा, कोई उसका तरीका नहीं आगे नदीम मलिक साहब, पोलराइज जब आप कर दें ना, जब चारों तरफ आग लग जाए, एक दूसरे को गाली देना शुरू, अदम बर्दाश्त खत्म हो जाए, मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, आप मुझे गाली देने को तैयार है, मैं आपको गाली देने को तैयार हूँ, जब पोलराइज हो जाए ना माशरा सर, माँ बहन की इज्जत बीच में ना रहे, सियासतदान सियासत करें तो एक दूसरे के घरों में घुस जाए, तो सर फिर वो माशरा तबाह हो जाता है, माशरा तबाह होता है, मुल्क तबाह हो जाता है। हम तबाही की तरफ जा चुके हैं, अब उस तबाही से हमने रिट्रीव कैसे करना है, हमें अपने आप को वापस अपने स्पॉट पे कैसे वापस लाना है, ये तो बड़े लीडरों का काम है। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि देखिए, हमें एक अच्छा लीडर मिला, चांडवी साहब इख्तलाफ करते हैं, इमरान खान साहब एक अच्छी शख्सियत मिली हमें, लेकिन इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोगों ने उनको कहाँ ला के खड़ा किया? ना अली सर पे खड़ी हुई है इलेक्शन। आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर इमरान खान साहब ने अपने इर्द गिर्द के लोगों को फारिग नहीं किया, इमरान साहब खान साहब की पॉपुलरिटी आसमान पे वो इलेक्शन हार जाएंगे, कराची की तरह, सिंध की तरह। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब की अच्छाई से बाकी लोग तो अच्छे नहीं हैं, पार्टी के अंदर बहुत काबिल बहुत अच्छे लोग हैं, आप पार्टी के अंदर लाखों की पार्टी है, उस पर कहाँ आपको नजर ये 3-4 ने रास्ता रोका हुआ है। एक आदमी लिया ना पंजाब में, परवेज लाई साहब को लिया, अगला वज़ीर आला बनाएंगे उनको। देखिए सर, ये भी मैं आपको अभी राइटिंग में दे सकता हूँ कि परवेज लाई साहब पीटीआई के कभी भी सीएम का कैंडिडेट नहीं हो सकता। अरे वो क्यों? खबर चलाओ जनाब इससे। देखिए, ये कुछ चीज़ें जो है ना सर, हमने तो 12-15 साल खान साहब के साथ गुजारे हैं, तो जो दिखता है वो बिकता नहीं, जो बिकता है वो दिखता नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये कि खान साहब को भी एडवाइस करने की ज़रूरत है कि अग्रेशन। मुन्नस ने पूरी पार्टी इन्वेस्ट की है इमरान खान की इस मूव के ऊपर। सर देखिए, मेरी अगर वज़ारत आला ना मिली परवेज लाई को, तो फिर उनके हालात अच्छे नहीं। सर मैं तो एनालिसिस दे सकता हूँ जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से तो वो कैंडिडेट होंगे जो कैंडिडेट हैं आइंदा आने वाले। वैसे तो 5-4-5 और भी है जिनको थपकी लगी हुई कि तुम भी कैंडिडेट हो, तुम भी कैंडिडेट हो, लेकिन उसमें एक कैंडिडेट जो है उसकी कोई ताल्लुकात की वजह से अभी तक तो मुझे वो, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो सीएम नजर आते हैं। वो कौन है? वो मैं मुनासिब नहीं है कि टेलीविजन पे बोल सकूँ, आप समझ ही गए। तो और आने वाले दिनों में बोल भी दूंगा सर, मैं तो किसी का लेना देना है नहीं। तो बस ये तो सर इक़्तिदार का गेल है ना, किसी का कलम की ताकत है, किसी का बंदूक की ताकत है, किसी के पास सियासी ताकत है, किसी का पैसे की ताकत है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पे होते भी नजर नहीं आते, ये बात दुरुस्त नहीं है। इंतखाबात होने चाहिए जून के बाद, किसी वक्त भी तय कर लें आपस में सियासी जमातें। हमारी ख्वाहिश वक्त पे हो जाए, लेकिन हालात पर मुनहसर है। इतना कानूनी आइनी तौर पे अख्तियार मिलेगा इनको या होगा जो ये चंद महीनों के लिए पीछे कर भी दें कुछ हालात को ठीक करने के लिए, तो कोई मुझे इसमें कोई बजट पेश करके आपको इलेक्शन में जाना चाहिए, कोई पॉइंट नहीं आप अटक के बैठे रहे। हाँ, तो अगर बजट ऐसी लाए जिसमें बेहतरी हो जाए लोगों की, बजट अनाउंस करें और इलेक्शन तो चले फिर आ भी जाएंगे। अगर देखेंगे कि हम लोगों में जा सकेंगे तो क्यों नहीं आएंगे। ये तो सियासी लोग हैं, ये गैर सियासी लोग नहीं है, ये खान साहब नहीं है। अब आप देखें शहबाज शरीफ की फैमिली को, किसी ज़माने में गैर सियासी थी तो होगी। अब आप देखें बिलावल साहब, आसिफ साहब को देखें, आसिफ साहब की सियासत को सब लोग कैसे देखे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी जो फैसल वाडा ने जो बात की ना, उसमें वजन है। शहबाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म बन गए थे, पंजाब के अंदर हमजा के अलावा किसी और को बना सकते थे। बाप के साथ बेटा ही बनाना, बाप के पीछे बेटी इंतजार में बैठी हुई है, दामाद बैठा हुआ इंतजार में, क्यों के अंदर लंबी फहरिस्त है 20 लोगों की, खानदान के अंदर ही। ये तरीकाकार सियासी नहीं है, जमहूरी नहीं है। ठीक है, ये हालात पर मतलब सर मैं पराई पार्टी पे बोल नहीं सकता, लेकिन एक बात पे मैं मुत्तफिक हूँ फैसल भाई, वो ये कि चौधरी साहबान खुद लीडर हैं, चौधरी साहबान खुद सियासतदान हैं। वो खान साहब को सियासतदान नहीं समझते हैं। उन्होंने अभी इलाक़ के बाद भी जो खान साहब के लिए बातें की हैं, अकेला ही में नहीं, को मैं उनसे मिला हूँ, जो मीडिया में बातें की है, जो फैसले खान साहब ने किए वो उन्होंने कब माने, कब उस पर फ़ौरन अमल दरामद किया। वो तो उसकी नाराफ़ी करते रहे। उल्टा खान साहब 2 दिन पीछे रह के फिर उनकी बात मान ली है। तो खान साहब तो लीडर नहीं है उनके, वो अपने तौर पे लीडर करेंगे, सियासत करेंगे, चलाएंगे और वही मजबूत रहेंगे। चलिए, अभी तो सर 90 दिन से आगे तक तो केयर टेकर आने की उसमें खड़ा हुआ है, तो केयर टेकर ख़त्म होगी तो इलेक्शन की बात करेंगे ना सर।
हाँ, अभी तो केयर टेकर्स आएंगे, लेकिन केयर टेकर्स ने 90 रोज के अंदर इलेक्शंस कराने। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। आपको नहीं लगता कि आके 90 आप भी आप कोई जनरल जवाहर लाल 90 रोज तो नहीं होने वाले, अल्लाह रहम करे। इतने नहीं होंगे, लेकिन 90 दिन में भी नहीं होंगे। मोहसिन नकवी को फिर लगा रहे हैं आप वज़ीर? मोहसिन नकवी सर बिल्कुल एक कंफर्म नाम है सर, सीएम केयरटेकर गवर्नमेंट का। या मोहसिन नकवी या सुखेरा साहब, दोनों के अंदर है? नहीं सर, सिर्फ मोहसिन नकवी। सिर्फ मोहसिन नकवी? देखिए मैं आपको तरीका बताया, दोनों पार्टियां नहीं मानेंगी, वैसे उन पर कोई इतराज होना नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज अ न्यूट्रल मैन, ठीक है, लेकिन दोनों पार्टियां नहीं मानेंगी, नामों में कंसेंसस नहीं होगा, फिर ये कमेटी पे चला जाएगा, कमेटी एंड में इलेक्शन कमीशन को भेजेगी, इलेक्शन कमीशन ने उन नामों में से एक नाम पिक करना, वो सिरा तोते की फाल मोहसिन नकवी साहब की निकलेगी। परेशानी क्या, जो तजन बात काम हो रहा है आजकल। ये जरदारी साहब का दिया हुआ नाम है जो PMLN ने अपने नामों के साथ शामिल किया। नहीं देखिए सर, वो देखिए जरदारी साहब वो कई जरदारियों साहब के दोस्त हैं, मैं इतना उनको नहीं जानता। वेरी वेल कनेक्टेड। हाँ ठीक है, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, गुड नेम। मीडिया के हवाले से उनका नाम सुनता रहा हूँ, एक चैनल के हवाले से नाम सुनता रहा हूँ, इतने सारी मामलात का मुझे उनका नहीं सर, ये बुरा नाम नहीं, अच्छा नाम है। इतना मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात है, मेरी 1-2 मुलाकातें उनसे हुई हैं, बड़ा शाइस्ता बोलते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं और फटकर नहीं बोलते। ये जो मेरा चांडू साहब, हमारे पास भी पार्टी में ना कुछ शाइस्ता लोग थे, उन शाइस्ता लोगों की शाइस्तगी से हम डूब गए। आपकी पार्टी में तो सांप भी थे, आपकी पार्टी में सांप भी थे, कीड़े भी थे, मैं तो नहीं कह सकता। अभी है ना, अपने जानने हम तो लीडर को बचा रहे हैं, बचाते रहेंगे। जो खुद नहीं बचाएगा डस लगवाने से, उसको आप क्या बचा? हम कोशिश कर सकते हैं ना, दुआ करते हैं, कोशिश कर सकते हैं, दुआ से नहीं काम बनेगा। फैसल ऑर्डर ने ना कुछ टर्म्स नहीं इंट्रोड्यूस कराई, मतलब 2 लोगों को ये कहते हैं वो खास, और वो 2 लोग वो जो बड़े ताकतवर लोग हैं, मैं तो उनका नाम नहीं ले सकता, उनको कहते हैं खास लोग। खास, अच्छा। उनमें से एक तो अब है नहीं है सर्विस में, लेकिन बड़े एक की तरफ हवा चल पड़ी है, और पता नहीं ये भी यही कहते हैं, मैं नहीं कह सकता। वो भारी भरकम लोग हैं भाई, बंदा गायब हो जाए उठा ले, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। फिर अपनी जमात के लोग, टाइम था सर, वो भी टाइम था, ऐसे टाइम आया और गया। अपनी जमात के लोगों को सांप कीड़े बना के ले गए। अरे नहीं, मैं नाम अभी नाम लिया, उठा के ले जाएंगे, आप ले गए। वो तो आप भी उठा लेते हैं। देखो वो एक जर्नलिस्ट को उठाया हुआ, शाहिद असलम को आज सुना रिहाई उसकी हो गई है, तो इनसे गुरेज करना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए, बुरी मिसालें दुरुस्त नहीं होना चाहिए। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान को आगे चलाना है ना सर आपको, तो आपको इंकरेज करना चाहिए कि मीडिया के ऊपर, अखबारों के अंदर आज़ादाना तरीके से रिपोर्टिंग हो, लोगों को मार के, डरा के, धमका के, आप चुप करा के। इसमें एतराज भी है, मीडिया में आए, इस पे आए, बात करें, तनकीद जरूर करें, गालियां तो ना देना। सर गालियां देने वाले जर्नलिस्ट होते ही नहीं है, जो जर्नलिस्ट है वो गाली कब देता है। लेकिन आसिफ साहब जब सदर थे, ऐसा कौन सा बुरा लफ्ज जो नच्चर हो सकता है, शाया हो सकता है, आसिफ साहब के लिए नहीं लिखा गया? तब किसी ने नहीं रोका, तब कोई इखलाकियात नहीं थी। अभी मैं कहता हूँ, एक सियासतदान, मुदब्बिर, वज़ीर-ए-आज़म, जो उसका लबो लहजा है, जो उसके अल्फाज है, चुनाव है, वो अल्फाज इस्तेमाल होते ही नहीं है सियासत में जो खान साहब करते हैं। तो शहबाज शरीफ खुद क्या कहते थे, पेड़ फाड़ दूंगा, सड़क पे घसीटूंगा, अब आपकी दादी है। ठीक है, तो उसको भी उन लोगों ने अच्छा नहीं समझा। लेकिन नदीम मलिक साहब देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट को उसका फ्रीडम देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन सर इसमें कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, और हर सियासतदान, हर शोबे में ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग जो है ना सर, वो अपनी औकात से भी बाहर चले जाते हैं, ज़ातियात पे चले जाते हैं, आपकी मान मर्यादा क्रॉस कर देते हैं। उनको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी शोबे से हो। जिसको उठाया गया था ना शाहिद असलम, नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उनको कह रहा हूँ, कंडेम करता हूँ मैं उनकी। वो तो बाकायदा एक संजीदा इन्वेस्टिगेटिव, देखिए अगर उन्होंने एक जर्नलिज्म के तहत एक चीज़ ढूंढी, उसने रिपोर्ट की, आउटसोर्स कर दी, या शाबाशी, उसने रिपोर्ट कर दी, उसकी शाबाशी, उसकी काबिलियत है। ये जो असलम साहब है, इनकी काबिलियत है, और जर्नलिस्ट का काम ही होता है कि वो क्वाइटली चीज़ नीचे से निकाल लाए, लेकिन अगर असली चीज़ लाए उसको सर आंखों पे बिठाएं, तनकीद को तनकीद लें। लेकिन जो लोग जर्नलिज्म में कुछ शवाहिद भी नहीं ला सकते और मोरे इल्ज़ाम फहरा देते और फतवे दे देते और कोर्ट के ऑर्डर्स दे देते हैं जजेस की तरह, जैसे कोई जज ने ऑर्डर कर दिए, उनको, और ऐसी जितने भी फील्ड में ऐसे लोग हैं, किसी भी फील्ड से, उनको सॉर्ट आउट कर पाना कानूनी तौर पे ज़रूरी है। सर ये बताएं मुझे कि PDM का क्या बनने वाला है, ये जून तक रहेंगे या यहाँ पे भी केयरटेकर्स आएंगे? सर PDM की ब्यूटी ये है कि रोज़ वो अपने ही बोझ तले दबे जा रहे हैं, और मेरा अपना ख्याल है कि PDM का आप कुछ भी कर लें सर, PDM के लिए अपनी मुंह छुपाना ही मुश्किल हो जाएगा जो हालात जा रहे हैं। अगर नवाज शरीफ ने PMLN की सियासत करनी है, तो मैं किसी से लतीफ़ा ही सुन रहा था, मैंने कहा कि उसका एक ही तरीका है
कि अपने भाई को और भतीजे को दोनों को डंप कर दे, कहीं इनसे हुकूमत चलाई नहीं गई, नालायक छुट्टी करा दो। देखिए अल्लाह उनकी बेटी को ज़िंदगी दे मरीम नवाज साहिबा को, उनकी तबीयत ख़राब है और हमारा सियासी मुखालफत होना एक अलग है, लेकिन इंसानी तौर के ऊपर किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, अल्लाह उनको सेहतियाबी दे। लेकिन वो उन्होंने डंप करना इन अ डिसेंट वे कर ही दिया है ना, जब बेटी उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई हैं। और नेचुरली एक एज अ बेटी तो वो तगड़ी बेटी है अपने बाप के लिए, ये तो उसको क्रेडिट देना चाहिए मरीम नवाज साहिबा को कि वो बेटी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और ऐसी बेटियां अल्लाह सबको दे जो अपने बाप के लिए खड़ी हो, राइट या रॉन्ग। तारीफें करती हैं आज तो मरीम नवाज की बल्ले बल्ले कर दी। नहीं, मरीम नवाज साहिबा कहते कि मेरा सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह के ऊपर है, मैं एज अ बेटी बात कर रहा हूँ, मैं एज अ बेटी जो उसने अपने बाप के लिए किया, राइट या रॉन्ग किया, लेकिन ऐसी बेटी हर बाप को मिलनी चाहिए जो अपने बेटे की बाप के पीछे चट्टान की तरह खड़ी हुई। आपको इत्तेफाक राय है? बहुत तारीफें की हैं। मैं अच्छा किया है, देखिए बीमार है और बीमारी के ऊपर मजाक नहीं करना चाहिए सर। दूसरी की बहू बेटियों बहनों के लिए अच्छे अल्फाज, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम खुश नसीब हैं, हमारे हिस्से में ऐसी बेटी आई जिसको पूरी दुनिया ने, बिल्कुल सही है, बीबी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमारे हिस्से में ऐसी आई। एक दिन मैं आपको बताया, 1 मिनट का, मैं ये शीरीन जिना कॉलोनी में ऑफिस थी पार्टी की, तो एक फ्रेम था ऐसी तस्वीर का, उसका चेहरा बीबी की सीट की तरफ बहुत ऐसे पड़ा रहता। हम यहाँ से मिलकर चले जाते, मुझे बड़ी बेचैनी में किताबें पढ़ने वाला था, यार ये तस्वीर किसकी है जिसको बीबी देखती रहती है और उसका चेहरा अपनी तरफ किया है। एक दिन मौका पाके वो ड्रामा करके मैंने वो फ्रेम देखा, वो भुट्टो साहब की तस्वीर थी, भुट्टो साहब को तस्वीर सामने रखी हुई थी, वो भुट्टो साहब के बगैर उनके जहन में कुछ था ही नहीं। तो आप देखें उन्हीं की तरह बहादुरी के साथ गई हैं। खैर देखिए ये ऐसे चांडियो साहब की बात बिल्कुल बजा है, बीबी शहीद को मामूली चीज से बहुत जबरदस्त खातून थी और बहुत जबरदस्त, हम खुश नसीब है, हमें ऐसी बेटी मिली। एक बीपर आपकी जा सकता है, जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ हैं। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मीटिंग थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना होने के बराबर हैं, क्या आप लोगों को इंपोर्ट्स के लिए एक्सपोर्ट्स के लिए कोई सहूलतें देने के ऊपर बात हुई मीटिंग में? कैसे आएंगे डॉलर? देखें, एक तो ये मीटिंग बहुत गर्मा गर्म मीटिंग थी, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा नाराज थे क्योंकि जो है ना 3 महीने से ज्यादा कंटेनर्स हो गए हैं जो पड़े हुए हैं। कई ऐसे कंटेनर्स हैं जिनके अंदर जो माल है उससे ज्यादा क्या डेमरेज और अपना शिपिंग चार्जेस और कंटेनर डिटेंशन चार्जेस लग गए हैं। तो वो लोग जो है ना बहुत बेचारे, यानी कोई एक आदमी रो भी पड़ा और बहुत ज्यादा जो है ना लोग परेशान थे। उसके अंदर उनका जो कहना था, जो मेन इश्यू जो मुझे नजर आया पूरे करोड़ में, वो ये था कि EIF नहीं दे रहे जो कंटेनर वहां पड़े हुए हैं। अब कंटेनर यहाँ आया हुआ है, आपसे वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं मांग रहा, वो कह रहे जी फॉरेन एक्सचेंज हम डेफर कर देते हैं, 180 दिन के बाद हम कर लेते हैं उसको। हमारा प्रिंसिपल जो इसने हमें माल भेजा है उसको हम कहते हैं ठीक है जी बाद में डेफर्ड पेमेंट पे मत दे दो, वो तैयार है, उनके कागजात दे रहे हैं, उसका EIF क्यों नहीं देते आप? उसका तो आप एग्जिट दें हमको, ताकि हम उसको जो है ना इस वक्त जो लोडिंग हो रही है हमारे माल के ऊपर जो डैमेज चल रहा है उससे तो हम बच जाए। जो आप कह रहे हैं कि वो सामान जो पोर्ट पे आया हुआ है वो कंटेनर छोड़ने की इजाजत नहीं मिल रही। 5700 कंटेनर इस वक्त पड़ा है, 5700, 5700, ये बड़ी खबर है। और इसमें से हर दोनों पोर्टों के ऊपर 300 रेफरल कंटेनर है। जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर जो होता है उसका किराया भी बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, उसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे? $120 पर डे उसका डिटेंशन चार्ज है। आप मुझे बताएं, और $55 रेफरल का है यानी इलेक्ट्रिसिटी का, तो $175 पर डे पर कंटेनर उसका सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और फ्रीजिंग का चार्ज है। तो 300 पोर्ट कासम पे और 300 कराची पोर्ट पे भी है और कैपिट दोनों पे है, और 600 कंटेनर में वो अशियाएं जो जाया हो जाएंगी, पेरिशेबल कमोडिटीज हैं जिनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, वो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स ऑनियन के हैं, ऑनियन के 75 कंटेनर 75 कंटेनर्स। ऑनियन जो है ना खराब हो रही है, उससे बदबू फैल रही है। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसे होगा? क्या हम तो उनको बड़ी बात की, बहरहाल लुबे लुबाब सर इसका ये था कि अब उन्होंने ये फैसला ये किया है कि अगर ये जो ना जो एक हेल्प डेस्क बनाएंगे और हम उनको लिस्ट बना के देंगे जिसमें से कौन एक चीज करने को तैयार है, तो उसके माल की रिलीज की तैयारी करेंगे और जो 5700 कंटेनर हैं उनके बारे में जो है ना कोई फैसला अगले 2 या उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है कि वो करके देगी।
एक्चुअली क्या होता है। लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि डॉलर कहाँ से आएंगे, ये कोई वजाहत किया उन्होंने, क्योंकि इनके पास तो देने को $1 नहीं है। हम तो डॉलर नहीं मांग रहे अभी। उन्होंने ये वजाहत की कि 3-4 रोज के अंदर $2 बिलियन यूएई से आ जाएगा। ये उन्होंने 3-4 रोज के अंदर। आज इससे मार्केट में ये खबर काफी गर्म फैली है कि स्टेट बैंक गवर्नर ने कहा कि अगले हफ्ते के शुरू में कुछ पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो $2 अरब यूएई से उनको तवक्को है कि अगले हफ्ते आ जाएगा। उन्होंने बकायदा डिक्लेयर किया हमारे साथ कि $2 अरब इंशाल्लाह ये अगले 3-4 रोज में आ जाएंगे हमें, और जो है इससे हमारी पोजीशन काफी मजबूत हो जाएगी। और दूसरी बात नदीम साहब ये है कि हम थोड़ी मांग रहे हैं उनसे अभी डॉलर, हम तो कह रहे हैं डेफर्ड पेमेंट हम कर देते हैं। हमारे जो कंटेनर पड़े हैं हम अपने प्रिंसिपल से बात करके इसको डेफर कर देते हैं। लेकिन सर आपने उनसे एक्सचेंज रेट की बात नहीं की, 229 पे इन्होंने मार्केट रोकी हुई है, मार्केट में 265 का नहीं मिल रहा। नहीं सर, वक्त कम होता है। हमने उसके बाद दूसरी बात यही की कि आप हमें ये बताएं कि 3 रेट हैं इस वक्त। एक इंटर बैंक रेट है जो 226, 227, 28 रुपए। एक ओपन मार्केट रेट है जो 262 रुपए, 264 रुपए। तीसरा एक रेट है जो कि जो ना वो बाहर से जो आता है उसका रेट 270 रुपए के करीब है, जो बगैर शनाख्ती कार्ड के मिलता है। तो अगर इस तरह के रेट्स होंगे, और आज आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, बात यह है कि जो आज जो इंपोर्टर है वो क्या दाम गिन के आपका माल बेच रहा है, वो तो उसका क्या जवाब दिया उन्होंने? एक्सचेंज रेट पे क्या जवाब दिया? वो ये कह रहे हैं कि जी इसमें मेरे हाथ में नहीं है, और ये जो नहीं तो है ओपन मार्केट को हम बंद नहीं कर सकते। लेकिन ये बात है, उन्होंने ये कबूल किया कि गलत है, एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। जैसे पहले 2-4 रुपए का फर्क होता था, हमने बोला वो तो ठीक है कि अगर 2-4 ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में फर्क हो तो समझ में आता है, लेकिन ये रेट तो हमारे मतलब कारोबार हो नहीं सकता। लेकिन जुबैर मोती साहब, ये तबाही का रास्ता है, इसके ऊपर गवर्नर को नहीं पता तो फिर किसी मुझे पता होना चाहिए। फिर तो गवर्नर को अपनी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए अगर उनको ही नहीं पता कि एक्सचेंज रेट कैसे मैनेज करना है। नहीं, एक्सचेंज रेट के मैनेज करने का मसला ये है कि जिस तरह के ये उनके जो आपने इंपोर्ट रोकी, जो डॉलर शॉर्ट हुए, जो सप्लाई एंड डिमांड के अंदर उनके ये पूरे उन्होंने तफसील से बताया ये बात कि जब सप्लाई एंड डिमांड के अंदर जब डॉलर जो है ना वो बिल्कुल नायाब हो गया, तो ज़ाहिर ओपन मार्केट के अंदर फिर एक पैनिक फैल गया और लोगों ने जो है उसको डॉलर को खरीदना शुरू किया जिस दाम पे भी मिले। तो ये पोजीशन आज आके खड़ी हो गई है, और मैं उसकी बात से एग्री भी करता हूँ कि बात ठीक कर रहे हैं कि जो है ना आज तो जो छोटा आदमी भी कोई है वो भी जो बोलता है मैं रुपया नहीं रखूंगा डॉलर रखूंगा, ये हम सब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि नहीं चलेगा। इंडस्ट्री सर नदीम साहब विदाउट रॉ मटेरियल है, we can't import spare parts, we can't import essential raw materials। तो हमारी तो बिल्कुल ये नहीं ऐसी पोजीशन हो गई है इंडस्ट्री की भी। फैसल साहब, इसको मैं आपकी इजाज़त से, आप चाय इंपोर्ट नहीं कर रहे। जुबैर साहब की बात आपसे मैं फैसल साहब से भी चाहूंगा इसके ऊपर कुछ ऐड करें। ये तबाही का रास्ता है, इसके ऊपर आप लोगों को बोलना चाहिए। सर देखें, ये तो नालायक निकम्मी हुकूमत है, और दूसरी चीज़ है कि जब तक आप इंटर बैंक का रेट 250 के करीब नहीं लाएंगे तब तक ये क्राइसिस से आप निकलेंगे नहीं। जुबैर साहब जो बात कर रहे हैं, मैं जुबैर साहब को आपको टीवी पे कहता हूँ कि जितना डॉलर है 262 रुपए के साथ दिलवा दे, 262 रुपए में 275 रुपए में भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपका इंटर बैंक और मार्केट रेट के अंदर 40-45 रुपए का फर्क आ जाएगा तो कोई भी दुनिया का अमीर तरीन मुल्कों को तबाह हो जाएगा। चांडिया साहब, जो हुकूमत गई है, जो परिंदा जैसा होगा वैसे नस्ल को जन्म देगा। आप जब हुकूमत की बात करते हैं, मजबूरी तौर पर किसी पार्टी की बात करेंगे तो मैं उसे अलग खड़ा होकर नहीं होगा। गधे पे सारा वजन डाल के आप बिल्डिंग बनाते थी बड़ी बड़ी, गधे को अब ये गधा किसको बोल रहे हैं आप यार? ये तो जो है कैसी बात, सारा बोझ सबसे ज्यादा बोझ तो गधा उठाता है। आप तनकीद करनी चाहिए, लेकिन गधे से आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं सर, क्या बातें करें, गधे को आप अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? फैसल वाडा साहब, मौला बख्श चांडिया साहब और जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ थे, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।